बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है। जो हम आज आइडियाज़ लेते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये आइडियाज़ बहुत फॉर ग्रांटेड हम लोग लेते हैं, पर ये आइडियाज़ कहीं ना कहीं बेसिकली हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मिले हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया को, बेसिकली यूरोप को तो पूरे अच्छे से हिलाई दिया था। यहाँ पर जो आइडियाज़ थे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाले, ये पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करते हैं। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलते हैं, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दे रखा है कि 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग थी। उस वक्त जो पेरिस थी, फ्रांस की जो कैपिटल थी, उस शहर के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि किंग ने अपने जो ट्रूप्स थे उनको कमांड कर दिया था कि आप सिटी में पेट्रोलिंग करो। और यहाँ पर कुछ अफवाहें फैल रही थी लोगों के बीच में कि ये जो आर्मी है कभी भी सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायरिंग कर सकती है, यानी कभी भी इनके ऊपर फायरिंग हो सकती है। और इसकी वजह से कुछ 7,000 जो मैन एंड वुमेन थे वो सब जो टाउन हॉल था उसके फ्रंट में गैदर हुए और डिसाइड किया कि हम भी अपना पीपल्स मिलिशिया, यानी हम भी अपनी लोगों की, नागरिकों की जो मिलिट्री है उसको फॉर्म करेंगे। उसके बाद ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह उनमें घुस गए ताकि कुछ हथियार वगैरह इकट्ठे कर सकें। उसके बाद फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कुछ सैकड़ों के तादाद में कुछ लोग जो थे वो ईस्टर्न पार्ट जो था सिटी का, वहां पर गए। यहाँ पर बेस्टाइल का किला था जो कि आपको नीचे पिक्चर में दे रखा है। बेस्टाइल का किला जो था उसकी जेल की तरफ गए। यहाँ पर इनको लगा कि हथियार वगैरह मिल जाएंगे, कुछ गोला बारूद वगैरह। उसके बाद इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल। अब ये जो आर्म फाइट यहाँ के जो ट्रूप थी और लोगों के बीच में हुई, इसके अंदर बेस्टाइल का कमांडर जो था वो मारा गया और उसके बाद कैदियों को रिलीज करा दिया। कैदी ज्यादा नहीं थे, कुछ 7 कैदी ही थे, तो उनको रिलीज करा दिया। अब ये जो बेस्टाइल का किला था ये लोगों के लिए नफरत का प्रतीक था, क्योंकि ये राजा की जो इनॉर्मस पावर है, जो जस्ट बिकॉज ही इज अ किंग, उसकी जो अनलिमिटेड जो पावर थी उसको दर्शाता था। तो इसलिए बेस्टाइल का किला लोगों की नफरत का केंद्र बना हुआ था। तो इस किले को उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, इसके पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको मार्केट में बेच दिया। तो ये उनकी नफरत का प्रतीक था। अब हम चलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले देखनी है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंत में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दे रखा है 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली का था, उसको थ्रोन दिया गया, यानी राजगद्दी जो थी फ्रांस के सिंहासन उसको दे दिया गया। जब वो 20 साल का था तो उसकी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मेरी एंटोनेटी से शादी हुई और उसके बाद जब वो राजा बना तो उसने सबसे पहले अपना जो राजकोष था, खजाना, उसको चेक किया तो इट वॉज एम्प्टी, उसको खजाना खाली मिला। अब खजाना खाली होने के बहुत सारी वजह है। पहली रीजन ये माना जाता है लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, की फ्रांस जो है काफी लंबे समय से युद्ध में इंगेज है, जिसकी वजह से काफी रिसोर्सेज खत्म हो गए। उसके बाद जो इनका कोर्ट को मेंटेन करने का जो खर्चा होता था, इनका जो लेविश पैलेस है वार्सलेज, उसको मेंटेन करने का खर्चा है वो हो गया। उसके बाद जो लुइस 16 था, इसके टाइम पर ही फ्रांस ने अमेरिका को इनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन के खिलाफ हेल्प करी थी, यानी ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज अमेरिका में बना रखी थी, तो इनको आजादी दिलाने के लिए फ्रांस ने हेल्प करी थी। ये भी एक कारण था। उसके बाद इस वॉर की वजह से काफी सारे बिलियन लिवायर्स का इनके ऊपर कर्जा हो गया था। लिवायर इस वक्त फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, तो काफी कर्जा इनके ऊपर हो गया। उसके बाद जिन लोगों ने इनको कर्जा दिया था, अब वो 10% इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर चार्ज कर रहे थे, यानी फ्रांस का काफी सारा खजाना जो था वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही खर्च हो रहा था। इसके अलावा इनके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे कोर्ट को मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, उसके बाद जो रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके मेंटेनेंस में खर्चा है। तो यहाँ पर इनको एक ही चीज नजर आई कि अगर हम टैक्सेस बढ़ा दें तो ये सारा पैसा हम निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स बढ़ाना काफी नहीं था क्योंकि ये कर्जा काफी बड़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की हुआ करती थी। तो ओल्ड जो सिस्टम था फ्रांस का 1789 से पहले का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1774 जब लुइस 16 राजा बना था, तो 1789 से पहले ही जो ओल्ड सिस्टम था फ्रांस का वो इस तरह से था कि फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट में थे आपके क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग थे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। ये वो लोग हैं जिनके पास स्पेशल फंक्शंस की राइट्स होते थे चर्च के अंदर, जैसे फादर हो गया, पोप हो गया, बिशप्स हो गए, इस तरह की। फिर दूसरी स्टेट में आते हैं आपके नोबिलिटी, यानी किंग,
हिज रॉयल फैमिली, जो नोबल्स जितने भी दरबारी वगैरह जो उसके कोर्ट ऑफिशियल्स थे सारे वो सब आएंगे। फिर थर्ड एस्टेट में आपके बचे हुए लोग हैं। तो थर्ड एस्टेट में भी जो ऊपर की कैटेगरी थी जिसमें थोड़े पढ़े लिखे लोग थे वो आपके बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह हैं। फिर उसके अलावा पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स हैं, किसान और आर्टिस्ट वगैरह हो गए। फिर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। स्मॉल पीजेंट यानी छोटे मोटे किसान, लैंडलेस लेबर जो कि डेली मजदूरी करते हैं, उसके अलावा सर्वेंट जो किसी घर में या किसी खेत में नौकरी करते थे, कहीं भी नौकरी करते हैं। तो इस तरह से फ्रांस सोसाइटी जो थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब ये जो सिस्टम था पूरा, ये ओल्ड सिस्टम था पूरा और ये काफी टाइम से चलता आ रहा था। जबकि हम पॉपुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर 90% आबादी जो थी किसानों की थी। इसमें से काफी कम थे जिनके पास अपनी जमीनें थी। बाकी लोग क्या करते थे, 60% करीब ऐसे थे जो कि नोबल्स की या चर्च इनकी जमीन पर काम किया करते थे। उसके अलावा जो फर्स्ट 2 एस्टेट के जो मेंबर्स हैं, क्लर्जी और नोबल हैं, इनके पास कुछ बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे, यानी जन्मसिद्ध अधिकार थे। अब वो अधिकार क्या क्या थे इनके, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था पेइंग ऑफ टैक्स, एग्जेम्पशन। इनको किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना था। उसके अलावा नोबल्स कुछ और फ्यूडल प्रिविलेजेस को भी एंजॉय करते थे, जैसे फ्यूडल ड्यूज इनको कलेक्ट करना है। उसके अलावा ये पीजेंट से लिया करते थे। पीजेंट्स जो हैं इनके ऊपर भी और बहुत सारी चीजें थी, जैसे जिसकी जमीन पे ये काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज, इनको घर में खेतों में काम करना, इनके आर्मी में सर्व करना या कोई बिल्डिंग एक्टिविटीज है उसके लिए वर्क करना, तो ये सारे इनके ऊपर थोपे गए थे। उसके अलावा चर्च हम देखेंगे तो चर्च भी कुछ शेयर जो था लोगों का वो टैक्स के तौर पे वसूल करता था, जिसको टिथे कहा जाता है। ये बेसिकली किसानों से वसूल करते थे। अब ये जो टिथे टैक्स है ये 10%, 1/10 लिया करते थे, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10। अगर आपके पास 100 बोरी गेहूं हुआ है तो 10 बोरी आपको टैक्स के तौर पे, टिथे के तौर पे चर्च को देना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस भी थे, जैसे टेल है। अब टेल क्या था, टेल आपका था टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी ये वो टैक्स है जो सीधे राजकोष में जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो कि डेली यूज के आइटम पे लगाए जाते थे, जैसे सॉल्ट और टबैको, नमक है, तंबाकू है, या भी अनाज वगैरह कुछ भी खरीदते हैं उसके ऊपर। हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो हम देखते हैं एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इस तरह के टैक्सेस, अब ये सारे टैक्सेस जो थे सिर्फ थर्ड कैटेगरी, थर्ड एस्टेट के लोग थे, इनको पे करने थे सारा। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो थी एस्टेट वो काफी सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी, कोई टैक्सेस उनको पे नहीं करना है।